हेलो स्टूडेंट, आज आपका अगला टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता। जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया कि सांद्रता मापन की गुणात्मक इकाई में तीन प्रकार की सांद्रता मापन की इकाइयां आपको बताई गई, जिसमें से एक आपको बताया गया मास परसेंटेज, दूसरा आपको बताया गया वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा आपको बताया गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। आज आपका अगला टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पार्ट पर मिलियन यानी कि 1 मिलियन का जो भाग होता है उसी को हम क्या कहेंगे, पार्ट पर मिलियन। तो पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि पार्ट पर मिलियन का प्रयोग हम कब करते हैं। पार्ट पर मिलियन सांद्रता की इकाई मापन का प्रयोग तब किया जाता है जब अत्यधिक विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म उपस्थित होती है। जैसे अगर हम यह कह दें कि 1 किलोग्राम में किसी पदार्थ का एक कण उपस्थित है, तो इसका मतलब यह है कि उस विलेय की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जब 1 बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में यानी कि बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में या 10 लाख ग्राम में हम विलेय की मात्रा की बात करते हैं, यानी कि अगर कोई बिलियन जो है वह 1 मिलियन ग्राम लिया जाए और उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म उपस्थित होती है, तो ऐसी सांद्रता को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसका मूल सांद्रता मापन का प्रयोग प्रदूषण जैसे मापन की क्रिया में किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि प्रदूषण मापने के लिए प्रदूषक मापक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हवा में प्रदूषित पदार्थ या प्रदूषक जो हैं वे कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यहाँ पे आपको इसका फार्मूला भी दिया गया है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर आपका होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कि उस 10⁻⁶ या 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, यानी कि कुल कितना बिलियन लिया गया है और गुणे 10⁻⁶, यानी कि यहाँ पर 1 मिलियन का हम सीधे सीधे गुणा करके 1 मिलियन में विलेय के द्रव्यमान की हम गणना करते हैं, जिससे सांद्रता जो है वह निकल करके जो आती है वह सांद्रता क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया गया कि शर्करा के, ऐसे आप समझिए कि जैसे अगर कह दिया जाए कि यह बिलियन जो है शर्करा का 10 पीपीएम है, कितना है, दिया गया बिलियन शर्करा का 10 पीपीएम है। इसका अभिप्राय यह होता है कि बिलियन के 10⁻⁶ या 1 मिलियन ग्राम में शर्करा की मात्रा 10 ग्राम उपस्थित होती है। इस प्रकार से आप कहने का सेंस यह है कि पूरी बिलियन की जो सांद्रता होती है वह सांद्रता बहुत ही सूक्ष्म होती है। हवा में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। उसी मात्रा के आधार पर हम उनकी सांद्रता की गणना करते हैं ना। तो ये हो गया आपका पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन की सांद्रता।
उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मूल अंश, या इसी को हम क्या कहते हैं, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को इंग्लिश में कहते हैं मूल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मूल फ्रैक्शन। तो मूल फ्रैक्शन होता क्या है, अगला टॉपिक आपका है मूल फ्रैक्शन या मूल अंश या मूल प्रभाज। तो मूल फ्रैक्शन या मूल प्रभाज की परिभाषा पहले आप समझिए कि किसी बिलियन में उपस्थित, यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझिएगा कि हम जिस बिलियन की बात कर रहे हैं वह बिलियन जो है बाइनरी सोल्यूशन है, यानी द्विअंगी बिलियन है। उसमें केवल एक विलायक और एक विलेय पदार्थ है। द्विअंगी बिलियन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उस आधार पे बताया जा रहा है आपको परिभाषा कि बिलियन में उपस्थित किसी घटक से हमारा तात्पर्य है कि सालूट और सॉल्वेंट, विलेय अथवा विलायक, और उस बिलियन के सभी घटकों का मतलब विलेय के मोल और विलायक के मोल के संख्याओं के योगफल का अनुपात बिलियन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। फिर से आप समझिए, किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक और उस बिलियन के सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का अनुपात मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। यह मोल अंश या मोल प्रभाज एक अंग्रेजी के लेटर यक्स, कैपिटल यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है कि मोल अंश यक्स इक्वल टू किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक से हमारा तात्पर्य है सालूट और सॉल्वेंट, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। फिर से देख लीजिए, मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर यक्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी चाहे वह आपका सालूट हो या सॉल्वेंट हो, अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात ही आपका क्या है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन है। इसको और डिटेल में देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे मोल अंश या मोल प्रभाज जो है वह विलेय और विलायक दोनों के लिए अलग अलग निकाला जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि मोल अंश या मोल प्रभाज के फार्मूले से विलेय और विलायक, सालूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब आपका है टॉपिक आपका, देखिए, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर, विलेय के अंश या मोल प्रभाज बराबर आपका क्या हो गया कि अब चूंकि बात हम कर रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या, अब फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को इंडिकेट किया गया स्मॉल एन से, फिर विलेय के मोलों की संख्या को इंडिकेट किया गया स्मॉल एन से, और विलायक के मोलों को इंडिकेट किया गया कैपिटल एन से। तो इस प्रकार से फार्मूला क्या बन गया आपका, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन।
अब चूंकि n इक्वल टू आपका क्या होता है W/m, भार बटे अणुभार, तो स्मॉल n की जगह पे हम क्या लेते हैं स्मॉल w। n बराबर आपका क्या हो गया n बराबर आपका हो गया n बराबर हो गया W/m के, इसलिए आपका क्या हो गया W/m स्मॉल n के लिए स्मॉल W/स्मॉल m, और फिर नीचे बटे आपका स्मॉल w और स्मॉल m प्लस कैपिटल N के लिए कैपिटल W/कैपिटल M का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरीके से हम विलायक की जब बात करेंगे तो विलायक के अंश मोल अंश या मोल प्रभाष इक्वल टू आपका क्या हो गया विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाष x इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल N/स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N किसको इंडिकेट कर रहा है सॉल्वेंट को यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल N, तो ऊपर आपका हो गया कैपिटल N/ जो है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो अब कैपिटल N की जगह पे आपका फिर वही हो गया कि कैपिटल W/कैपिटल M, क्यों क्योंकि n इक्वल टू W/m, भार बटे अणुभार या आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कैपिटल W/कैपिटल M अपान कितना हो गया या स्मॉल n के लिए स्मॉल W/स्मॉल m प्लस आपका कैपिटल W/कैपिटल M। तो इस प्रकार से दो फार्मूले आपको मिले। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें एक आपका विलेय होगा, दूसरा जो है क्या होगा विलायक होगा। तो विलेय के मूल अंश बराबर आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उसी प्रकार से विलायक के मूल अंश या मूल प्रभाज इक्वल टू आपको क्या मिल गया कैपिटल N/ स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर। इस प्रकार से आपके दिए गए किसी भी विलयन के अगर पूछा जाए कि मूल अंश या मूल प्रभाज या मूल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन या गणना करिए, तो हम दिए गए इसी दोनों फार्मूले की सहायता से विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों की गणना कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मूल फ्रैक्शन या मूल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता है। यानी अगर हम यह कह दें कि x n प्लस x n इक्वल टू 1, x n क्या है आपका x मतलब मोल प्रभाज किसके लिए आपके विलेय के लिए, x कैपिटल N किसके लिए मूल प्रभाज हो गया विलायक के लिए, और दोनों का योगफल सदैव कितना होता है ऑलवेज या होता है 1 के। तो इस प्रकार से अगर किसी भी विलयन में एक प्रोडक्ट यानी आपके विलेय अथवा विलायक के मूलों की संख्याओं को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरे का हम इस फार्मूले की सहायता से, यानी अगर हम विलेय का ज्ञात कर लिए तो विलेय का यहाँ रख करके हम x कैपिटल N का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यह क्या हो जाए x कैपिटल N 1 माइनस x स्मॉल n के हो जाएगा। तो अगर x स्मॉल n यानी कि विलेय के मूल अंश या मूल प्रभाज हमको पता है तो 1 माइनस कर देंगे, या विलायक का मूल अंश हमको पता है तो 1 माइनस करके हम विलेय के मूल अंशों की गणना कर सकते हैं। या ऊपर दिए गए जो दोनों फार्मूले हैं इनकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कैलकुलेशन करके मूल प्रभाज को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम जल में घोला गया, यानी यहाँ पे आपका विलेय के रूप में क्या है, हमने पहले भी आपको बताया जिसकी मात्रा कम होती वह हमेशा विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होती वह हमेशा विलायक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए विलेय पदार्थ हो गया ग्लूकोज,
ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6 को 80 ग्राम जल में घोला गया तो ग्लूकोज एवं जल के मोल प्रभाज बताइए। तो ग्लूकोज और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फार्मूले पर जाएंगे। ऊपर वाले फार्मूले पे विलेय के रूप में क्या है आपका, विलेय के रूप में ग्लूकोज है, तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज कर दिया। देखिए फार्मूले पे आपके क्या मिल गया, आपको ये फार्मूले में आपको मिल गया ग्लूकोज यक्स, यानी कि ग्लूकोज का मोल प्रभाज इक्वल टू आपका स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू आपका क्या हो गया, स्मॉल w अपान स्मॉल m बट आपका फिर अपान स्मॉल w प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल W कैपिटल M। तो स्मॉल w आपका क्या है, स्मॉल w का मान आपको दिया गया है 20 ग्राम, क्योंकि ये विलेय को शो कर रहा है। m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार आप निकालेंगे तो कितना आता है 180। तो कितना हो गया 20/180, पूरे का बटे आपको क्या मिल गया, पूरे का बटे मिल गया आपको 20/180 प्लस विलायक का भार कितना दिया गया 80 ग्राम। तो 80 बटे जल विलायक के रूप में है तो जल का अणुभार कितना होता है 18। तो 80 बटे कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से जब 20/180 यानी कि 20 में 180 का भाग देते हैं तो आ जाता है आपका 0.11 और अपान आपका क्या हो गया, फिर वही 20/180 तो 0.11 प्लस आपका 80/18। तो 80 में 18 का भाग देंगे तो 4.44 आ गया। अब आपका आगे चलेंगे तो बराबर आपका क्या हो गया 0.11 और इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाता है 4.55 और उसके बाद जब 0.11 में 4.55 का भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.0241। अब इसमें हम क्या कितना आपको मिल गया 0.241। अब इस 0.241 में जब दशमलव को हम दाहिनी तरफ लेकर के 2 अंक जाएंगे तो यह हो जाएगा 2.41। जब 2.41 तो कितने अंक दशमलव खिसका है 2 अंक। तो 2 अंक जब यह खिसका है तो हम 10 की घात पे पावर कितनी लगा देते हैं -2। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज आपका मिल गया कितना 2.41 गुणे 10 की घात -2। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज आपको मिल गया 2.41 गुणे 10 की घात -2। अगर इसी जगह पे आपको जल का भी निकालना हो तो जल के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि जल के लिए फार्मूला आपका पहली चीज की मोल फ्रैक्शन द्विअंगी विलयन के लिए क्या होता है यक्षयान या विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने सीधे सीधे निकाला है कितना 0.241। तो इसी को उठा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो यक्ष यान या आपके ये मोल प्रभाज विलायक का कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.241 बराबर आपका जो घट निकल करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा जल के मोल प्रभाज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्या था, आज हमने पढ़ा पीपीएम में सांद्रता या पार्ट पर मिलियन में आपका कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है और इसकी गणना कहाँ की जाती है। और साथ साथ आपने पढ़ा कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम जो है मोल फ्रैक्शन की गणना कैसे करते हैं, विलेय के मोल फ्रैक्शन और विलायक के मोल फ्रैक्शन को अलग अलग कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज बस बच्चों यहीं तक। कल और भी आपको सांद्रता मापन के लिए हम मोलरता या मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलरता और मोललता के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज बस यहीं तक। अगर कोई भी आपको इन टॉपिक से कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के, चैनल का नाम है आपका एक्सीलेंट केमिस्ट्री एरिया
बाय इखलाक अहमद को आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो है कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने कमेंट को डालिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है।